फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में 27 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी अपने करंट अफेयर्स के सवाल होते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है 27 अक्टूबर 2021 का हमारा, किस राज्य में देश में पहली बार IVF तकनीक से बनी भैंस के बछड़े का जन्म हुआ है। आपको बताना है कि किस राज्य में देश में पहली बार IVF तकनीक से बनी भैंस के बछड़े का जन्म हुआ है। तो कहाँ पर? ये गुजरात में। ठीक है, किस राज्य में? तो ये गुजरात में हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है। देश में पहली बार IVF तकनीक से भैंस के बछड़े ने जन्म लिया है। यह भैंस गुजरात की बन्नी नस्ल की है। कहाँ की? ये गुजरात की बन्नी नस्ल की है। देश के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। साथ ही हमारे देश के वैज्ञानिकों ने नई उपलब्धि हासिल की है। यहाँ पे क्या एक बहुत अच्छी खबर है और वैज्ञानिकों ने नई उपलब्धि हासिल की है। इस तरह भारत में पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी बछड़े का जन्म हुआ है। पहली बार हुआ है भारत में ऐसा टेस्ट ट्यूब बेबी बछड़े का जन्म। ठीक है, IVF ये क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से कहा जाता है। देखिए भारत में पहला क्या क्या हुआ है। यहाँ पे रोपवे सेवाएं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बना है। कौन? वाराणसी। वाराणसी में जो है रोपवे सेवाओं का उपयोग चालू हो चुका है, शुरू हो चुका है। वन्यजीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वन्यजीव कार्य को वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है महाराष्ट्र। ठीक है, कौन बना है? ये महाराष्ट्र। देखिए और जान लेते हैं, हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज लगाने वाला पहला जिला कौन सा बना है हमारे भारत का? तो हिमाचल प्रदेश में वो किन्नौर जिला। किन्नौर जिला क्या बना है अभी? हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज लगाने वाला देश का पहला जिला बना है। कौन सा? किन्नौर। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पंबन ब्रिज जो है ये कहाँ पर बना है? तो ये कहाँ पर बना है? ये बना है तमिलनाडु में। कहाँ पर बना है न्यू पंबन ब्रिज? तमिलनाडु में बना है। ठीक है, ये है क्या? भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। ठीक है, रेलवे सी ब्रिज है। ठीक है, न्यू पंबन ब्रिज, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग ऐप, देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग ऐप जो है ये किस राज्य ने विकसित किया है? तो ये क्या का है? ये तेलंगाना का है। ठीक है, देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग ऐप जो है ये तेलंगाना ने विकसित किया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने पहले क्वेश्चन में क्या देखा उसको देख लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले क्वेश्चन को प्रायोरिटी, फिर सेकेंड को, तो ऐसे अपन रिवाइज करते रहेंगे तो अपने को करंट अफेयर जो याद होते रहेगा। तो देखिए मैंने क्या बताया पहले क्वेश्चन में आपको, किस राज्य में देश की पहली बार IVF, ठीक है, IVF तकनीक से हुआ है बन्नी भैंस के बछड़े का जन्म हुआ है। बन्नी भैंस के बछड़े का जन्म हुआ है। तो ये हमें पूछा गया था किस राज्य से? तो ये देखिए गुजरात राज्य में ऐसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देश में पहली बार IVF, इसका फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से क्या हुआ है? इस तकनीक से भैंस के बछड़े ने जन्म लिया है। ठीक है, इस टेक्निक से क्या हुआ है? जो भैंस का बछड़ा है उसने जन्म लिया है। और ये कहाँ पर किया गया है? ये किया है अपना गुजरात में। यह भैंस गुजरात की बन्नी नस्ल की है। ठीक है, ये बन्नी नस्ल की है। ठीक है, देश के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। साथ ही हमारे देश के वैज्ञानिकों ने नई उपलब्धि हासिल की है। देखिए वैज्ञानिकों ने इसके लिए बहुत सी रिसर्च किया है। अब उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी खबर है उनके लिए, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि उनको हासिल हुई है। इस तरह भारत में पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी बछड़े का जन्म हुआ है। ठीक है, ये पहली बार हुआ है भारत में ऐसा टेस्ट ट्यूब बेबी बछड़े का जन्म, इसलिए बहुत ही बड़ी ये उपलब्धि है हमारे वैज्ञानिकों के लिए। ठीक है, IVF का फुल फॉर्म क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखिए अभी भारत में पहले क्या क्या हुआ है वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या शुरुआत की गई है, जो भी पहले हुए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए रोपवे हुआ है, पहले भारत में नहीं थी तो अभी चालू हो गई। कहाँ पर हुई है ये हुई हमारे भारत उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी शहर है वहाँ पे रोपवे सेवाएं जो है वो उपयोग करना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो पहले देखिए वहाँ पे हुआ क्या, कहाँ पे था ये? शायद मेक्सिको और बोत्सवाना में स्टार्ट हो चुका है पहले, थर्ड अभी वाराणसी में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखते वन्य जीव कार्य योजना।
को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? कौन सा है वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान को मंजूरी देने वाला? तो ये आपको याद रखना है, महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र को याद रखना है इसके लिए। सेकेंड हम नेक्स्ट देखते हैं और क्या पहला हुआ है भारत में। हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज लगाने वाला पहला देश का पहला जिला बना है अपने भारत का। देखिए कौन सा जिला बना है? किन्नौर जिला बना है। और ये आपको पूछा जाता है कि ये है कहाँ पर, अगर पूछा जाता है तो आप क्या बोलेंगे? हिमाचल प्रदेश में है ये किन्नौर जिला। और यहाँ पर हुआ क्या है, जो हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज लगाने वाला पहला देश का पहला जिला ये बना है। ठीक है, जो भी वयस्क लोग होते हैं उन्हें दोनों डोज जो है वो दिए गए हैं और पूरा 100% वहाँ पर दिए गए हैं। तो ये जिला बन चुका है किन्नौर जिला, जो उन्हें मतलब पूरे जो वयस्क लोग हैं उनको कोरोना की दोनों डोज लगाने वाला पहला जो है ये जिला बना है। ठीक है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज जो है ये कहाँ पर है? ये भी पहली बार हुआ है। तो ये कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु में ये न्यू पंबन ब्रिज है। ठीक है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है ये। और ये है कहाँ पर? तो ये है अपना इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज जो है कहाँ पर है? तमिलनाडु में बना है। ठीक है, देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप, देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप। ठीक है, कौन सा? ये कहाँ पर बना है? किसने विकसित किया है? तो कौन सी राज्य सरकार ने इसे विकसित किया है देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप? तो ये किया है अपने तेलंगाना ने। ठीक है, किसने किया है? तेलंगाना ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट सवाल है। देखिए पहले सवाल से मैंने उसको पहले आपको कवर करवा दिया और उसका रिवीजन भी करवा दिया, तो वो क्वेश्चन आप अब भूलोगे नहीं। ठीक है, देखते हैं अभी सेकंड सवाल। किस देश में खुदाई के दौरान क्या हुआ है? किस देश में पूछा है हमें, कौन से देश में खुदाई के दौरान विश्व का सबसे विशाल प्राचीन शराब कारखाना मिला है? अरे बाप रे, तो बहुत अच्छी बात हो गई शराबियों के लिए। देखिए क्या हुआ है कि इस देश में खुदाई के दौरान विश्व का सबसे विशाल प्राचीन शराब का कारखाना मिला है। ठीक है, शराब का कारखाना मिला है। अभी सब पेपड़े वहाँ पर चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए इजराइल जो है, इजराइल में मिला ये। किस देश में खुदाई के दौरान, मतलब इजराइल में खुदाई चल रही थी। ठीक है, खुदाई कहाँ पे चल रही थी? इजराइल में। ठीक है, ये आदमी लोग बेचारे वहाँ पे खुदाई कर रहे थे, तो उन्हें क्या मिला? ये रास्ता है और ये ज़मीन है, तो ये यहाँ पर ये खुदाई कर रहे थे। ठीक है, खुदाई कर रहे थे, तो उन्हें क्या मिला है वहाँ पे खुदाई के दौरान? बहुत बड़ा मतलब वहाँ पे ग्लास मिला है और समथिंग कुछ दारू पीने की वस्तु मिली है। ठीक है, तो प्राचीन शराब का कारखाना मिला है, वहाँ पे शराब जो है बनती थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखते और इस क्वेश्चन से रिलेटेड बातें। इजराइल में विश्व के सबसे पुराने और सबसे विशाल का शराब फैक्ट्री की खोज की गई है। यहाँ पर क्या है? सबसे पुरानी हमें विशाल का है शराब की फैक्ट्री की खोज लगी है वहाँ पे खुदाई के दौरान, उन्हें पता चला है। अब तक विश्व में जितने भी शराब कारखानों की खोज की गई है, अभी देखिए जितने भी कारखानों की खोज की गई है, ठीक है, जो भी खोजकर्ता, तो उनमें सबसे विशाल का शराब कारखाना इजराइल में खुदाई के दौरान मिला है। अभी ये जो मिला है ना, इन्हें जो ये सबसे बड़ा है ऐसा उन्होंने घोषित किया है। ठीक है, जिन्होंने भी इसका इनमें मतलब खुदाई के दौरान जिन्होंने भी वो देखा है। तो देखिए इजराइल के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो इजराइल कौन से महाद्वीप में है वो आपको पता होना चाहिए। इजराइल जो है कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, और सबसे बड़ा महाद्वीप है अपना एशिया, बाकी सभी महाद्वीपों से एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, इजराइल जो है वो भी एशिया में है। ठीक है, हमारा भारत भी एशिया में ही है, ये तो आपको मालूम ही होगा। देख लीजिए अभी इजराइल की राजधानी देख लेते हैं हम। तो इजराइल की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? जेरूसलम। जेरूसलम जो है वो क्या है? इजराइल की राजधानी है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, करेंसी देखते अगर, तो करेंसी क्या है? शेकेल। इजरायली शेकेल जो है इसकी करेंसी है इजराइल की। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने? यहाँ एशिया महाद्वीप में है, जेरूसलम राजधानी है। अब करेंसी क्या बताया मैंने? इजरायली शेकेल। फिर प्रधानमंत्री देख लेते हैं इजराइल के कौन है? तो नफ्ताली बेनेट का नाम आपको याद रखना है, यहाँ के प्रधानमंत्री है। जैसे अपने यहाँ मोदी जी है, वैसे वहाँ पर नफ्ताली बेनेट जो है वो प्रधानमंत्री है। इजराइल के राष्ट्रपति देखिए कौन है? इसाक हर्जोग जो है ये कौन है? राष्ट्रपति है। जैसे हमारे यहाँ पे अभी कौन है हमारे राष्ट्रपति? हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ठीक है, वैसे वहाँ पे राष्ट्रपति कौन है? इसाक हर्जोग जो है वो राष्ट्रपति है। ठीक है, इजराइल की संसद का क्या नाम है? इजराइल की संसद का नाम देखिए अपना क्या है? अपना पार्लियामेंट है, संसद है, उनका नाम क्या है इजराइल का? नेसेट। क्या नाम है आपको याद रखना है? नेसेट।
ठीक है। नेसेट, नेसेट आपको याद रखना है, इजराइल की संसद का नाम। इजराइल की सबसे लंबी नदी, इजराइल में एक सबसे लंबी नदी है, तो उस नदी का नाम आपको बताना है। उस नदी का नाम है जॉर्डन नदी, ठीक है। इजराइल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जॉर्डन नदी, ठीक है। उसके बाद देखते हम इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। अगर हम पर्वत श्रृंखला की बात करें इजराइल में, तो सबसे 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 लंबी कौन सी है? तो माउंट हेरमोन, माउंट हेरमोन है वहाँ पे पर्वत श्रृंखला, जो सबसे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते हैं? यहूदियों की बात करें अगर, तो सबसे ज़्यादा यहूदी जो है वो इजराइल में रहते हैं, ठीक है। पूछा जाता है अगर आपको यहूदी जो है सबसे ज़्यादा किस देश में रहते हैं, तो वो रहते हैं इजराइल में, ठीक है। तो देखिए मैं जो क्वेश्चन हुआ है उसको फटाफट फटाफट रिवाइज कर लेता हूँ आपके लिए। मैंने आपको क्या क्या बताया वो रिवीजन मार लेते हैं। देखिए, विश्व देश में खुदाई के दौरान विश्व का सबसे विशाल प्राचीन शराब कारखाना कहाँ मिला? ये मिला इजराइल में, ठीक है, बराबर है। उसके बाद देखिए, इजराइल में विश्व से सबसे पुराने सबसे विशाल का शराब फैक्ट्री की खोज की गई। अब तक विश्व के मतलब जितने भी शराब खाने की खोज की गई सबसे विशाल का कारखाना कहाँ पर मिला है? खुदाई के दौरान इजराइल में मिला है, ठीक है। इजराइल के बारे में जानते हैं, एशिया महाद्वीप में राजधानी जेरूसलम है और करेंसी इजराइल न्यू शेकेल है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हो नफ्ताली बेनेट और राष्ट्रपति कौन है? इसाक हर्जोग। और क्या नेसेट इसकी संसद का नाम? जॉर्डन नदी सबसे लंबी नदी। उसके बाद देखते हैं और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम देखेंगे तो माउंट हेरमोन। यहूदी किस देश में रहते हैं? तो ये इजराइल में सबसे ज़्यादा यहूदी रहते हैं, ठीक है। अभी तीसरा सवाल देखते हैं हम। देखिए, तीसरा सवाल क्या दिया गया है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? आपको पूछा गया है कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के फिर से अध्यक्ष बने, मतलब पहले भी यही होंगे, फिर से शब्द यूज हुआ है, पहले भी वही होंगे, अभी भी वही है। तो देखा, आपको बताना है उसका उनका नाम क्या है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, IBDF, इनके अध्यक्ष आपको बताना है, तो वो है के माधवन। के माधवन का नाम आपको याद रखना है यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फैक्ट्स तो जानने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली इनका नाम आपको याद रखना है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? के माधवन, ठीक है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल फाउंडेशन, के माधवन। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, के माधवन। बस इतना याद कीजिए, 2-3 बार उसको बोलिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। के माधवन है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। उसके बाद देखते हैं BCCI द्वारा 2022 इंडियन प्रीमियर लीग में कौन सी 2 नई टीमों को शामिल किया जाएगा? देखिए, अभी 2022 में जो भी IPL होने वाले हैं, BCCI के द्वारा जो भी IPL होने वाले हैं, तो वहाँ पे कौन सी 2 नई टीमों को शामिल किया जाएगा? तो ये पूछा गया है। तो देखिए, आपको बताना है कौन सी टीम होंगी। तो देखिए, यहाँ पे अहमदाबाद और लखनऊ, अहमदाबाद और लखनऊ, ये 2 टीमें अभी 22 में जो भी हमारा IPL होने वाला है उसमें ये शामिल होंगी, इन्हें शामिल किया जाएगा। कौन से? एक है अहमदाबाद और दूसरा है लखनऊ। अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में। लखनऊ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो ये 2 टीम जो है अभी यहाँ पे 2022 में जो BCCI वो ऐड करने वाला है, ठीक है। देखते हैं अभी हम यहाँ पे अहमदाबाद और लखनऊ 2 नई टीमें हैं जो 2022 से इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा होंगी, यानी अब प्रतियोगिता में टीमों की संख्या 10 हो जाएंगी। देखिए, अभी मतलब प्रेजेंट में कितनी टीम है यहाँ पे? 8। तो अभी इनको मिला के कौन कौन है? अभी लखनऊ और कौन है? अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद। इन दोनों को मिला के कितने हो जाएंगे? टोटल 10 टीम, ठीक है। अभी टोटल कितने हो जाएंगे? 10 टीम हो जाएंगी, आपको याद रखना है। देखिए, RP संजीव गोयनका ग्रुप, RP संजीव गोयनका ग्रुप, RPSG लखनऊ टीम के मालिक है, ठीक है। अभी देखिए, आपको अगर पूछा जाता है कि लखनऊ टीम के मालिक कौन है, तो उनका नाम आपको याद रखना है। कौन है? RP संजीव गोयनका ग्रुप। RP संजीव गोयनका ग्रुप जो है वो लखनऊ टीम के मालिक है, ठीक है। जबकि CVC कैपिटल पार्टनर्स, तो CVC कैपिटल पार्टनर्स जो है ये अहमदाबाद टीम के मालिक है, ठीक है। तो हर एक टीम का कोई मालिक होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो RP संजीव गोयनका ग्रुप जो है ये लखनऊ टीम के मालिक है, जबकि CVC कैपिटल पार्टनर्स के कौन है? मतलब कि कैपिटल पार्टनर्स, CVC कैपिटल पार्टनर्स के कौन है? अहमदाबाद टीम जो के मालिक है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखिए, अभी IPL आया है, तो IPL के बारे में नहीं डिस्कस करें तो हो ही नहीं सकता है। तो 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें विजेता टीम को राजस्थान रॉयल थी, उपविजेता टीम थी कौन? चेन्नई सुपर किंग्स,
चलिए फ्रेंड्स, मैं आईपीएल के बारे में बता रहा था आपको। देखिए इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में हमें देखना है। तो देखिए इसका पहला संस्करण 2008 में हुआ था और इसमें विजेता टीम जो थी कौन थी? राजस्थान रॉयल्स थी जो विजेता थी उस टाइम 2008 में। और उप विजेता बनी थी कौन? चेन्नई सुपर किंग जो थी वो उप विजेता थी। इस बार कौन जीता है? इस बार चेन्नई सुपर किंग मतलब जीती है, ठीक है। ये आपको कोलकाता नाइट राइडर को हराया है और यहाँ पे इनको पैसे कितने मिले? 20 करोड़। और कोलकाता नाइट राइडर को कितने मिले? 12.5 करोड़, ठीक है। विजेता टीम को 20 करोड़ मिलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 2021 में आईपीएल का 14वां संस्करण हुआ था। अभी जो हुआ था वो संस्करण कौन सा था? 14वां हुआ। कहाँ पे था? ये यूएई में खेला गया था, ठीक है। आईपीएल 2021 में विजेता टीम कौन सी थी? मैंने बताया आपको, चेन्नई सुपर किंग थी। 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ को ऑरेंज कैप मिला है, देखिए। और ये जो ऑरेंज कैप दी किसे जाती है? तो वो सर्वाधिक रन जो भी बनाते हैं, सबसे ज़्यादा रन जो बनाते हैं पूरे इसमें, तो उन्हें ऑरेंज कैप दी जाती है। तो किसे? ऋतुराज गायकवाड़ को ऑरेंज कैप मिला है। उसके बाद देखिए आईपीएल में हर्षल पटेल जो है, हर्षल पटेल, इन्हें पर्पल कैप मिला है। देखिए सबसे ज़्यादा अगर कोई विकेट लेता है, तो विकेट अगर कोई लेता है तो उसको पर्पल कैप दिया जाता है। और ऑरेंज कैप जो है वो सर्वाधिक रन बनाने वाले को, मतलब बैट्समैन को दिया जाता है। और जो पर्पल है वो किसको दिया जाता है? वो बॉलर को दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम। देखिए वो सवाल जो है पिछला वाला, उसको छोड़ना नहीं है, उसको फिर से रिवाइज करना है हमें। देखिए देख लेते हैं उसको क्या दिया गया है अपने को। चौथा वाला सवाल देखिए, बीसीसीआई द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग में कौन सी दो नई टीमों को शामिल किया जाएगा? एक तो अहमदाबाद, दूसरा लखनऊ। अभी देखिए यहाँ पे अहमदाबाद और लखनऊ को 2022 के इसमें शामिल किया जाना है, ठीक है। ये बीसीसीआई ने डिसाइड किया है। उसके बाद देखते हैं जो पहला वाला है कौन? लखनऊ का जो मालिक है वो कौन है? आरपी संजीव गोयन का इनका नाम है, आपको याद रखना है, लखनऊ का है। तो उसी के साथ अपने को अहमदाबाद का भी मालिक याद रखना है। तो सीवीसी पार्टनर्स जो है वो अहमदाबाद के ये है मालिक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में। देखे अपन ने 2008 में इसको सबसे पहले खेला गया था, मतलब, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर जीता कौन था? राजस्थान रॉयल जो है वो जीती थी, उप विजेता थी चेन्नई सुपर किंग। देखिए इस बार क्या हुआ है? चेन्नई सुपर किंग जो है वो जीती है और ये 14वां संस्करण है, ये आपको याद रखना है, यूएई में खेला गया है। और यहाँ पे देखिए ऋतुराज गायकवाड़, ये कौन है? बैट्समैन है। तो इन्हें जो सबसे ज़्यादा रन इन्होंने बनाए, तो इन्हें कौन सी कैप मिली है? ऑरेंज कैप मिली है। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को ऑरेंज कैप दी जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए हर्षल पटेल जो है पर्पल कैप इन्हें मिली है। मतलब ये कौन है? पर्पल कैप किन्हें दी जाती है? तो बॉलर को दी जाती है। सर्वाधिक विकेट इन्होंने लिए है, ठीक है। इन्हें पर्पल कैप मिली है, ठीक है। नेक्स्ट हम 5वां सवाल देखते हैं। इनोवेशन फॉर यू पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? इनोवेशन फॉर यू पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है, ठीक है। अभी देखते हैं अपन क्या है इसमें। और नीति आयोग के अटल नवोन्मेष मिशन ने विभिन्न क्षेत्रों में AIM के स्टार्टअप की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए इनोवेशन फॉर यू पुस्तक को लॉन्च किया गया है, ठीक है। क्या हुआ है? नीति आयोग ने अटल नवोन्मेष मिशन AIM ने विभिन्न क्षेत्रों में AIM के स्टार्टअप की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए इनोवेशन फॉर यू पुस्तक को लॉन्च किया है, ठीक है। नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान स्थापना हुई थी इसकी 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में। और अध्यक्ष जो है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ठीक है, अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। CEO कौन है? अमिताभ कांत। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष है कौन? नरेंद्र मोदी, ठीक है। पहले क्या था यहाँ पे? नीति आयोग की जगह प्लानिंग कमीशन था जो कि 1950 में बनाया गया था। अभी इसको हटाया गया है, उसकी जगह अभी नीति आयोग जो है वो चालू है, ठीक है। उसके बाद उसके सबसे पहले अध्यक्ष कौन बने थे? हमने नरेंद्र मोदी जो चुन के आए थे, तब उन्होंने प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग को लाए थे, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया यहाँ पे, इनोवेशन फॉर यू पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? प्रश्न था हमारा, नीति आयोग ने लॉन्च किया है, ठीक है। फिर हमने क्या देखे? नीति आयोग ने अटल नवोन्मेष मिशन ने विभिन्न क्षेत्रों में IIM के स्टार्टअप की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए इनोवेशन फॉर यू
पुस्तक को लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया? देखिए, जो भी स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने इनोवेशन फॉर यू जो है पुस्तक को लॉन्च किया गया है। जो भी नए बिजनेस होते हैं उनका जो सक्सेस होता है उसके लिए इन्होंने ये लॉन्च किया है। नीति आयोग के बारे में देखते हैं अभी हम। मैंने क्या बताया? नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको बताया था सबसे पहले, क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान इसे कहा जाएगा। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नरेंद्र मोदी अध्यक्ष हैं, राजीव कुमार उपाध्यक्ष, अमिताभ कांत क्या है? CEO। नरेंद्र मोदी जो है पहले अध्यक्ष है, क्योंकि इन्होंने ही नीति आयोग को स्टार्ट किया। जैसी इनकी सरकार आई थी उस टाइम इन्होंने नीति आयोग का गठन किया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 6वां सवाल है हमारा, जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड 2022 जो है से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ठीक है, कौन से भारतीय बने हैं? जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड 2022 जो है ये दिए गए हैं, देने जाना है, तो उससे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? देखिए, हम इनका नाम याद होना चाहिए क्योंकि भारतीय ये कौन है? डॉक्टर राजीव निगम। ठीक है, डॉक्टर राजीव निगम का नाम आपको याद रखना है। जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड 2022 जो इन्हें सम्मानित होने वाले ये कौन है? पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, पहले बने मतलब बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है। डॉक्टर राजीव निगम, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम इसके बारे में जानकारी देखते हैं, इनके क्या क्या दिया गया है। तो देखिए, CSIR नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशनोग्राफी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जो है के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक है ये कौन? डॉक्टर राजीव निगम। ठीक है, डॉक्टर राजीव निगम जो है ये पूर्व मुख्य वैज्ञानिक है। कहाँ के ये देखिए, यहाँ पे ऊपर लिखा है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ओशियनोग्राफी, यहाँ के वो पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम थे। ठीक है, फोरामिनीफेरा अनुसंधान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैनक अवार्ड जो है उन्हें से सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद देखते डॉक्टर निगम इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले पहले भारतीय नागरिक है। ठीक है, पहले भारतीय नागरिक है जो प्रतिष्ठित पुरस्कार, डॉक्टर निगम इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले पहले भारतीय नागरिक है। ठीक है, उसके बाद देखते टॉप 5 अवार्ड्स देख लेते हैं। अभी देखें, टॉप 5 अवार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। आर्यभट्ट पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया है? किन्हें दिया गया है आर्यभट्ट पुरस्कार? ये दिया है जी सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे देखिए डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो एम्बेक्स। ठीक है, एम्बेक्स, तो इन्हें ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं इसको ट्रिक बता देता हूँ, आप कैसे याद रखेंगे। देखिए, ये अर्थशास्त्र पैसों से संबंधित वाला हमें देखना है। तो देखिए, डेबिट को अगर आप डेबिट कार्ड से, तो ये पैसों से संबंधित है। ठीक है, डेबिट कार्ड होता है वहाँ पे पैसा तो आता है ना, तो ये हो गया अपना अर्थशास्त्र से संबंधित। देखिए, जोशुआ को कैसे याद करेंगे? जैसे जिसके जेब में पैसा है वो किस में रहता है? वो जोश में रहता है। वो कैसे रहता है? जोश में रहता है। उसका मतलब जो भी लेवल होता है वो हाई होता है। ठीक है, जोशुआ, तो आप इसको ऐसा याद रखेंगे। उसके बाद देखिए तीसरा वाला, इसको याद रखना है अर्थशास्त्र के इसमें। तो देखिए इम्बैक्स, ठीक है, इम्बैक्स ऐसे याद रखेंगे। तो बैक्स बैंक ऐसा कुछ उच्चार आना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको याद रखेंगे, अर्थशास्त्र से संबंधित है। ठीक है, तो अपन देखिए यहाँ पे और देखते क्या क्या दिया गया हमें। 45वां वायलर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड जो है ये 45वां वायलर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड जो है वो किन्हें मिला है? ये मिला है बेन्यामिन को। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बेन्यामिन को मिला है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को दिया गया है। तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार की अगर हम बात करें तो वो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को दिया गया है। ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप, ठीक है, ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए प्रतिष्ठित सीके प्रहलाद पुरस्कार किन्हें मिला है? तो देखिए, ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए प्रतिष्ठित सीके प्रहलाद पुरस्कार ये किसे मिला है? ये सत्या नडेला जी को मिला है। ठीक है, सत्या नडेला कौन है? गूगल के CEO है। ठीक है, और भारतीय मूल के हैं जो कि इतनी बड़ी कंपनी में CEO बने हैं। गूगल में CEO है कौन? सत्या नडेला, भारत से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अभी 7वां सवाल आ गया, तो हम पहले 6वां सवाल पूरा रिवाइज मार लेते हैं, उसके बाद 7वें पे जाएंगे। मैंने क्या बताया 6वें सवाल में? जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड 2022 जो है
से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने, इनका नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर राजीव निगम। ठीक है, डॉक्टर राजीव निगम है। और ये क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी जो है ये क्या है, यहाँ के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक है। ठीक है, डॉक्टर कौन, डॉक्टर राजीव निगम यहाँ के पहले पूर्व मुख्य वैज्ञानिक है। को फोरामिनीफेरा माइक्रोफॉसिल अनुसंधान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमेनक अवार्ड जो उन्हें से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, डॉक्टर निगम इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, इसलिए इनका नाम आया यहाँ पे। उसके बाद देखिए टॉप 5 अवार्ड देखते तो आर्यभट्ट पुरस्कार जो है किन्हें, जी सतीश रेड्डी को दिया गया। 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है, मैंने बताया ट्रिक विक बताया, इनमें आप याद रखिएगा। डेबिट कार्ड से आता है तो मैं अर्थशास्त्र से जोश रहेगा, जेब में पैसा रहेगा तो जोश रहेगा, तो ये इससे याद रखवा मैंने आपको। और गुइडो इम्बैक्स को ऐसे इम्बैक्स को याद करोगे तो इम्बैक्स, देखिए इम्बैक्स तो ऐसा थोड़ा सा बैंक का उच्चारण में आ रहा है यहाँ पे, तो ये भी अर्थशास्त्र से निगडित है। ठीक है, देखते हैं अभी 45वां वायलर रामवर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड जो है ये किन्हें मिला है, बेन्यामिन को मिला है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये रणदीप गुलेरिया को। और ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप अवार्ड जो है ये किसे, ये प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले CK प्रहलाद पुरस्कार पाने वाले कौन है, सत्या नडेला, गूगल के CEO है वो। ठीक है, देखते अभी डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है। तो देखिए डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है, ये जीता है विक्टर एक्सेल्सन। किसने, विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। ठीक है, क्या बोला था क्वेश्चन में, डेनमार्क ओपन बैडमिंटन हुआ है 2021 में। मेंस सिंगल का खिताब जो है वो किसने जीता है, तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं। तो किसने जीता है, विक्टर एक्सेल्सन। ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन जो है इन्होंने जीता है। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं अभी। डेनमार्क में देखिए क्या हुआ है, डेनमार्क के ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन, डेनमार्क के ओलंपिक चैंपियन है विक्टर एक्सेल्सन। ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन ने डेनमार्क के ऑर्डेंस स्पोर्ट्स पार्क में आयोजित मेंस सिंगल, देखिए कहाँ पे हुआ था, ये ऑर्डेंस स्पोर्ट्स पार्क में आयोजित हुआ था मेंस सिंगल 2021 डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में। ठीक है, डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में क्या हुआ है यहाँ पे, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जो है जापान के केंटो मोमोटा को हरा कर, देखिए केंटो मोमोटा को हराया इन्होंने, नंबर 1 है दुनिया के, इनको हराया है किन्होंने, विक्टर एक्सेल्सन ने। ठीक है, तो अभी तो बहुत बड़ा नाम बनेगा इनका, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर को उन्होंने हराकर वो खिताब जीता है। देखिए महिला सिंगल में अगर हम बात करें तो डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 का खिताब जो है ये किसने जीता है, अकाने यामागुची, जो कि जापान से इन्होंने जीता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखते हैं हम और 5 खिताब देखते हैं। तुर्की ग्रैंड प्रिक्स कितने जीता है, टर्की की अगर हम बात करें तो टर्की की भी ग्रैंड प्रिक्स हुआ है, तो वो किसने जीता है, वोल्टेरी बोटास। ठीक है, वोल्टेरी बोटास का नाम याद रखना है, टर्की ग्रैंड प्रिक्स वोल्टेरी बोटास, टर्की ग्रैंड प्रिक्स वोल्टेरी बोटास, ऐसे आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर जो है का खिताब किसने जीता है, तो देखिए मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर जो है ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है। मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर, ठीक है, शतरंज वाला है मेल्ट वाटर शतरंज टूर जो है मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, तुर्की के ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, वोल्टेरी बोटास, और मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज कितने, मैग्नस कार्लसन है, दोनों नाम आपको याद रखना है। उसके बाद राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट, राइडर कप का गोल्फ से संबंधित है, और ये गोल्फ टूर्नामेंट जो है ये 2021 का खिताब किसने जीता है, तो अमेरिका ने जीता है। राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट किसने, 2021 का अमेरिका ने। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहला क्या था, वोल्टेरी बोटास ने क्या जीता है वोल्टेरी बोटास ने तुर्की ग्रैंड प्रिक्स, और मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर किसने जीता है, मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, अभी तीसरा मैंने क्या बताया, राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट जो है वो जीता है अमेरिका ने। नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब डी गुकेश। ठीक है, नॉर्वे शतरंज जो ओपन का खिताब है वो 2021 का किसने जीता है, डी गुकेश ने। और ये शतरंज का है, ठीक है, नॉर्वे ओपन शतरंज का है। ठीक है, मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको टर्की ग्रैंड प्रिक्स वोल्टेरी बोटास का नाम याद रखना है, मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर मैग्नस कार्लसन,
उसके बाद थर्ड मैंने बताया आपको राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट किसने, अमेरिका ने जीता है। नॉर्वे शतरंज ओपन किसने, डी गुकेश ने। ठीक है, याद हो गए, ऊपर के 3 याद हो गए होंगे मुझे पता है। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप, देखिए एशियन स्नूकर चैंपियनशिप, तो ये तो आपको पूरा रट्टा ही मार के रखना है कि स्नूकर से अगर कोई संबंधित पूछा आपको तो पंकज अडवाणी को बताना है आपको। पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है, तो स्नूकर से संबंधित है। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, टर्की का कौन है, वोल्टरी बोटास। सेकंड मैंने क्या बताया, मेल्टर वाटर्स, क्या होता है वो, मेल्टस। सेकंड वाला क्या था, देखिए यहाँ पे मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर, मैग्नस कार्सन। मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर, मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर। ठीक है, ये किसने, मैग्नस कार्सल ने। ठीक है, मैग्नस कार्सल ने। तीसरा मैंने बताया आपको नॉर्वे शतरंज ओपन जो है किसने, डी गुकेश ने। ठीक है, डी गुकेश। ठीक है, उसके बाद इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप, इंडियन स्नूकर जो ये पंकज अडवाणी। ठीक है, पंकज अडवाणी का नाम आपको याद रखना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 8वां सवाल आ रहा है, तो हम पहले 7वां सवाल पूरा देख लेते हैं, उसको रिवीजन मार लेते हैं, तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये पढ़ाई करने की बहुत मतलब सही टेक्निक है। अगर हम पीछे का अगर देखते रहते हैं तो पीछे का हम भूलेंगे नहीं। ठीक है, अगर हम आगे आगे बढ़ते तो पीछे का भूलते जाते, इसलिए मैं आपको 2 बार ये क्वेश्चन जो है वो बता रहा हूँ। तो देखिए, डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है विक्टर एक्सेल्सन। तो देखिए इन्होंने क्या किया है, जो जापान के जो फेमस है केंटो मोमोटा, उन्हें इन्होंने हराया है। ठीक है, उन्हें हराया है, केंटो मोमोटा को हराया है। ठीक है, ये वर्ल्ड चैंपियन है, इन्हें हराया है किसने, विक्टर एक्सेल्सन ने। ठीक है, डेनमार्क के ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के ओडेंस स्पोर्ट्स पार्क में हुआ था ये आयोजित। ठीक है, और मेन सिंगल का डेनमार्क ओपन बैडमिंटन जो है इन्होंने दुनिया के नंबर 1 किसे खिलाड़ी जापान के जो केंटो मोमोटा को हराया है। ठीक है, उसके बाद महिला सिंगल में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन का खिताब अकाने यामागुची जो इन्होंने जीता है। कौन सा, महिला सिंगल का खिताब किसने, किसका नाम याद रखना है, अकाने यामागुची, ये फीमेल में आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद 5 खिताब हमने देखे। टूर की ग्रैंड प्रिक्स कितने, वॉल्टरी बोटास ने। मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज मैग्नस कार्सल ने। नेक्स्ट हमने देखे राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट जो है ये अमेरिका ने जीता। नॉर्वे शतरंज ओपन जो है ये डी गुकेश ने जीता। ठीक है, उसके बाद देखिए स्नूकर चैंपियनशिप, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जो ये पंकज अडवाणी ने। ठीक है, नेक्स्ट अभी 8वां सवाल देखते हैं। किस क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया गया है। ठीक है, किस क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया गया है, तो किस, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, किस क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है, तो ये है हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट यहाँ से रिलेटेड जो भी सवाल बनते हैं वो देखते हैं हम। यह बल्ला जो है 56.10 फीट का है। ये बल्ला कितने फीट का है, तो 56.10 फीट का। वजन कितना है, 9 टन। इसका वजन कितना है, तो 9 टन है। और यह चिनार की लकड़ी से बना है। तो पूछा जाता है अगर आपको कौन सी लकड़ी से बना है, तो आप बताएंगे चिनार लकड़ी से। पूछा अगर गया आपको कितने फीट का है, तो 56.10 बताएंगे। वजन पूछेंगे तो 9 टन बताना। उसके बाद अगर आपको लकड़ी कौन सी है, तो चिनार की लकड़ी है। ठीक है, चिनार की। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए इतना ही था, और इसको रिवाइज कर लेते हैं अपन जल्दी जल्दी। देखिए किस क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया गया है, तो ये है हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा। उसके बाद देखते सबसे बड़ा बल्ला कितने फीट का है, 56.10, वजन है 9 टन, चिनार की लकड़ी से बना है। इतना आपको याद रखना है। अभी 9वें सवाल पे बढ़ते हम। देखिए 9वां सवाल हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए 9वां सवाल को डिस्कस कर लेते हैं अभी। हाँ, देखिए 9वां सवाल हमें क्या दिया गया है, 94वें अकादमी पुरस्कार, जिसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में, ऑस्कर भी कहा जाता है, हिंदी में उसे अकादमी पुरस्कार कहा जाता है। तो 2022 के जो ऑस्कर अवार्ड है के लिए कौन सी फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है, तो कौन सी फिल्म है वहाँ पर जा रही है, कुजंगल नाम से कोई मूवी है। ठीक है, ये जाने वाली है वहाँ पे ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन में। ठीक है, 94 है अभी आपको कौन सा अकादमी पुरस्कार देने जाने वाले, 94 नंबर का। ठीक है, देखते हैं अभी यहाँ पे। देखिए यहाँ पे तमिल भाषा की ड्रामा फिल्म है कुजंगल। ये कहाँ की है, तमिल भाषा की है, तमिलनाडु।
कुजंगल जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंकड़ के रूप में अनुवादित, मतलब को 94वें अकादमी, 94वें क्या अकादमी क्या है यहाँ पे, कहाँ पर गया वो क्वेश्चन, हाँ ये है, देखिए यहाँ पे कुजंगल मैंने बता दिया आपको आंसर इसका वाला। उसके बाद तमिल भाषा की ड्रामा फिल्म कुजंगल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंकड़ के रूप में अनुवादित को 94वें अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। ठीक है, तमिल भाषा की ड्रामा फिल्म कुजंगल जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंकड़ के रूप में अनुवादित, ठीक है, को 94 में अकादमी पुरस्कार 2022 में ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हम उसको रिवाइज कर लेते हैं पहले, वो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब वही के वही घूम रहा है, उसको और घुमाते हैं। देखिए 94वें अकादमी पुरस्कार के लिए कौन सी फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है, तो आपको सीधा बनाना है कुजंगल मूवी है, कहाँ की ये तमिल मूवी है, तमिल भाषा की मूवी है। ठीक है, बस इतना याद आपको यहाँ पे रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। देखिए 10वां सवाल है, राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक को किसने लिखा है। राइटिंग फॉर माई लाइफ ये जो है पुस्तक लिखी गई है, पूछा गया है कि किसने लिखी है, रस्किन बॉन्ड ने। ठीक है, राइटिंग फॉर माई लाइफ, राइटिंग फॉर माई लाइफ ये जो है रस्किन बॉन्ड ने लिखी है पुस्तक को। ठीक है, लिखा है। उसके बाद देखते हैं हम बुक्स और ऑथर्स के बारे में जान लेते हैं। अभी टॉप 5 जो भी आए हैं हमारे मार्केट में करंट अफेयर में वो देखते हैं। द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया, द थ्री खान्स एंड इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया जो है ये पुस्तक किसने, कावेरी बमजई, ठीक, किसने बनाई। द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया जो है ये किसने, ये पुस्तक जो है कावेरी बमजई की है। ठीक है, उसके बाद डांसिंग विद ड्रीम्स, डांसिंग विद ड्रीम्स की अगर हम बात करें तो डांसिंग विद ड्रीम्स जो पुस्तक है आदित्यनाथ दास, किसने, आदित्यनाथ दास ने डांसिंग विद ड्रीम पुस्तक, ठीक है, ये रिलेट करते हैं। ठीक है, उन्होंने लिखी है डांसिंग विद ड्रीम्स पुस्तक जो है आदित्यनाथ दास। द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज निगोशिएट विद इंडिया, द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज निगोशिएट विद इंडिया, ये पुस्तक विजय गोखले ने, ठीक है, विजय गोखले ये। उसके बाद देखिए हम द लॉन्ग हो गया, द लॉन्ग हाउ द चाइनीज निगोशिएट विद इंडिया हो गया, ये हाउ द लॉन्ग चाइनीज निगोशिएट विद इंडिया ये किसने, विजय गोखले का नाम आपको याद रखना है यहाँ पे। संविधान संस्कृति और राष्ट्र, संविधान संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक जो है किसने, कलराज मिश्र ने। ठीक है, कलराज मिश्र ने संविधान संस्कृति और राष्ट्र, कलराज मिश्र। ठीक है, अ टेस्ट ऑफ द लिवरपूल, अ टेस्ट ऑफ द लिवरपूल वे अ रिसिप्ट फॉर सक्सेस, अ टेस्ट ऑफ द लिवरपूल वे अ रिसिप्ट फॉर सक्सेस। ठीक है, ये पुस्तक किसने, मोना निम्मर। ठीक है, मोना निम्मर को याद रखना है आपको। अ टेस्ट ऑफ द लिवरपूल वे अ रिसिप्ट फॉर सक्सेस कौन है, मोना निम्मर। ठीक है, देखिए इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसको फिर से रिवाइज करते हैं। 10वां वाला देखिए, 10वां वाला सवाल क्या है, सिंपल अम्मी का पूछा गया है, राइटिंग फॉर माई लाइफ ये पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है अपनी रस्किन बॉन्ड ने, राइटिंग विथ माई लाइफ। ठीक है, आपको याद रखना है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, टॉप 5 देखते हैं अभी हमने। द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया ये किसने लिखी है, कावेरी बमजई ने। डांसिंग विद ड्रीम्स किसने लिखी है, आदित्यनाथ दास ने। द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज निगोशिएट विद इंडिया ये किसने, ये विजय गोखले ने। ठीक है, उसके बाद देखते नेक्स्ट, संविधान संस्कृति राष्ट्र ये जो है कलराज मिश्र ने। अ टेस्ट ऑफ द लिवरपूल वे रिसीव फॉर सक्सेस ये किसने, मोना निम्मर ने। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने 10 सवाल जो भी अभी एक्सप्लेनेशन लिए हैं उनका अब रिवीजन करने का टाइम आ गया। तो देखिए रिवीजन में हम देखते किस राज्य, सबसे पहला मैंने सवाल आपको एक्सप्लेन किया था, किस राज्य में देश की पहली बार IVF तकनीक से बनी भैंस के बछड़े का जन्म हुआ है, तो ये कहाँ पर हुआ है, गुजरात में हुआ है। ठीक है, पहली बार हुआ है। इससे वैज्ञानिक जो है बहुत ज़्यादा ही मतलब यहाँ पे खुश हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, टेस्ट ट्यूब जो भैंस है वो मतलब कि जन्मी है। उसके बाद देखते हैं किस देश में खुदाई के दौरान विश्व का सबसे विशाल प्राचीन शराब कारखाना मिला है। ठीक है, सब प्राचीन शराब कारखाना कहाँ पे मिला है, इजराइल में। देखिए अभी तक जितने भी कारखाने जो है इन्वेंट किए गए हैं, शोधकर्ताओं ने शोधे हैं, खुदाई किए हैं, तो उन्हें अभी तक का सबसे बड़ा जो है ये प्राचीन और सबसे बड़ा जो है ये वाला कारखाना मिला है, जो कि अभी इजराइल में इन्होंने फाउंड किया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के फिर से अध्यक्ष कौन बने,
तो देखिए इंडियन ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल फाउंडेशन के जो पहले अध्यक्ष थे कौन थे, वो थे के माधवन। अभी फिर से क्या किया गया है, उन्हें ही अध्यक्ष बनाया गया, के माधवन को, ठीक है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के माधवन। बीसीसीआई 2022 इंडियन प्रीमियर लीग में कौन सी 2 टीमों को शामिल किया जाएगा, कौन सी 2 टीमों को शामिल किया जाएगा, एक तो अहमदाबाद और दूसरा लखनऊ। तो देखिए हमने यहाँ पे उनके मालिक भी देखे थे ऊपर वाले, इसमें मैंने जब एक्सप्लेनेशन दिया हूँ तो मैंने इनके आपके नाम, मालिकों के नाम भी बताए कि अहमदाबाद के मालिक कौन है और लखनऊ के। यहाँ के शायद सी समथिंग कुछ है और यहाँ पे RP समथिंग कुछ है, ये मालिक है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे 6वां जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड 2022 जो ऐसे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, कौन बने हैं, राजीव निगम। जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड 2022 जो है ये सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने, डॉक्टर राजीव निगम, ठीक है। 7वां सवाल मैंने बताया था आपको, डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है। मेन सिंगल का मैंने बताया जो केंटो मोमोटा है जापान से, उनको इन्होंने हराया है, ठीक है। विक्टर एक्सेल्सन, ये इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं किस क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण हुआ है, ठीक है। तो कहाँ से, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का नाम आपको याद रखना है। यहाँ पे 56 पॉइंट समथिंग कुछ है और यहाँ पे 9 क्या है, यहाँ पे ये फीट है और यहाँ पे 9 क्या था, ये 9 समथिंग क्या बोले थे उसमें, 9 में हाँ वजन 9 टन, ये इसका वजन जो है 9 टन था। और कोई तीसरा पॉइंट था, देख लीजिएगा ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया हो। उसके बाद देखते हैं 94वें अकादमी पुरस्कार के लिए कौन सी फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। तो कुजंगल मूवी है, ठीक है, इसे चुना गया है अक्सर 2022 के लिए फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है कुजंगल। राइटिंग फॉर माई लाइफ, ये पुस्तक किसने लिखा है, तो ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। अभी स्टैटिक्स से जीके के सवाल देख लेते हैं हम, स्टैटिक्स से क्या क्या मतलब हमें क्वेश्चन हम देख सकते हैं। देखिए रंगराजन समिति का गठन किसके लिए किया गया था, रंगराजन समिति का गठन किसके लिए किया जाता, तो ये किया गया था बैंकिंग सुधार के लिए रंगराजन समिति का गठन किया गया था। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है, तो देखिए जो भी कोई वस्तु होती है, वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ पर बनता है, तो प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। कहाँ पर, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का मनुष्य आँख में, ठीक है। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन को किस खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है इन्हें क्या किया गया था, इन्होंने क्या किया 1921 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कोई बड़ा ही काम किया तभी तो नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया गया। तो उन्होंने क्या किया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार 1921 में दिया गया था, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। देखिए अगर हमारे रक्त में अधिकता में अगर ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है, रक्त में एक निम्न की अधिकता मतलब क्या ज़्यादा हमारे शरीर में बढ़ जाता है जिससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो देखिए नाइट्रेट की अगर मात्रा बढ़ जाती है तो उस टाइम हमें ये बीमारी होती है, कौन सी, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, देखिए ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है वो कब, 16 सितंबर को मनाया जाता है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी, तो किसने की थी, गवर्नर जनरल ने, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आपको याद रखना है, किसके लिए, भू राजस्व व्यवस्था के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, भू राजस्व व्यवस्था के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, भू राजस्व व्यवस्था के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, इसका नाम याद रखना है, भू राजस्व व्यवस्था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, ठीक है। किन किन के बीच हुआ था, बाबर और समथिंग इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने किसे हराया था, तो इब्राहिम लोदी को हराया था, 1526 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए इसने कंटिन्यू 27, 28 और 29 और 30 में शायद लड़े हैं युद्ध, लेकिन 1526 वाला सबसे उसका
बड़ा युद्ध था, ठीक है। पहले वो बहुत बार मतलब हार चुका था इब्राहिम लोदी से, फिर 1526 में उसने षड्यंत्र रच के इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन किसके शासनकाल में राज्य हड़प नीति पहली बार, रेलगाड़ी का प्रचलन, डाक टिकटों का प्रचलन तथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ये सभी कुछ जो है जो अच्छे काम हुए थे वो लॉर्ड डलहौजी ने करवाए थे, ठीक है। जैसे कि पहली बार रेलगाड़ी प्रचलन, डाक टिकटों का प्रचलन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो है सब कुछ लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हुआ था। हड़प नीति भी यहाँ पे हुई थी, इसने गलत काम किया था, हड़प नीति, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक? सबसे पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की सबसे पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियोस जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ऐसा मुझे लगता है। और आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको बढ़ाने में मदद करेंगे, क्योंकि ये मैंने नया चैनल बनाया है आपके लिए, और आपको मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स और दूसरे भी टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन करवाने वाला हूँ। जो भी टॉपिक आपको मुझसे समझते हैं अच्छी तरीके से, उन टॉपिक को आप मुझसे फॉलो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।